नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं शीतल राजपूत लाइव सीजन 2 और आज के एपिसोड में बात करूंगी क्रिकेट की। एक ऐसा खेल जो हमारे देश में पूजा जाता है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खेला जाता है। साल भर कोई ना कोई टूर्नामेंट, कोई ना कोई सीरीज क्रिकेट की चल रही होती है। इन दिनों भी चैंपियंस ट्रॉफी चल ही रही है। तो आज मेरे साथ लाइव खेल पत्रकार, क्रिकेट पर बेहतरीन किताबें लिखने वाले, मेरे करियर के शुरुआती दौर के सहयोगी शिवेंद्र कुमार सिंह। हेलो शिवेंद्र, कैसे हो आप? और आपकी ये किताब, जो बहुत बढ़िया किताब ओपनर्स आपने लिखी है, इंटरनेशनल क्रिकेट के जो सलामी बल्लेबाज हैं उन सबका जिक्र इसमें है, उनसे जुड़ी हुई बढ़िया बढ़िया कहानियां इसमें हैं। तो ये किताब आपकी मेरे हाथ में मैं पढ़ रही हूँ, और ये ख्याल आपको कैसे आया शिवेंद्र कि मुझे सलामी बल्लेबाजों पर भी लिखना है? आप पहले भी क्रिकेट पर कई किताबें लिख चुके हैं। बिल्कुल शीतल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, किताब आपके पास पहुंच गई है और आपने उस किताब पर बातचीत का फैसला किया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हम लोग 4-5 दोस्त T20 वर्ल्ड कप के बाद, फाइनल के बाद बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत ये कर रहे थे कि विराट कोहली ने किस तरह से उस मैच में, फाइनल मुकाबले में जीत दिलाई। अब विराट कोहली ओपनर नहीं है, अपने करियर में 80 से ज्यादा शतक जो उन्होंने लगा दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एज एन ओपनर नहीं लगाए हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने ओपनिंग करते हुए भारत को जीत दिलाई। और वो भी बड़ी बात ये थी कि पूरे टूर्नामेंट में उनसे रन नहीं बन रहे थे, 75 रन बने थे मेरे ख्याल से उनसे पूरे टूर्नामेंट में। और वहां पर वो रन बनाते हैं, अपने करियर की स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी बनाते हैं, लेकिन जीत दिलाते हैं। भारत इतिहास रचता है, भारत आईसीसी की ट्रॉफी जीतता है। तो बात शुरू हुई ओपनर्स पर कि ओपनर किस तरीके से अपनी टीम के लिए जीत की नींव तैयार करते हैं। अब इस पे जब बातचीत शुरू हुई, सारे क्रिकेट प्रेमी दोस्त थे, तो किसी ने गॉर्डन ग्रीनिच साहब का जिक्र शुरू कर दिया, किसी के जहन में सनत जयसूर्या आ गए, किसी ने कहा कि यार डेविड बून क्या कमाल के ओपनर थे। फिर जॉन राइट, जो कि भारतीय टीम के कोच रहे, उनकी बात होने लगी, गावस्कर साहब की बात होने लगी, तेंदुलकर। कुल मिला जुलाकर आधे घंटे 40 मिनट बातचीत के केंद्र में कुछ अगर था तो वो दुनिया भर के ओपनर्स। और वहीं से लगा कि जब ये विषय हम दोस्तों के बीच इतना पॉपुलर है और सबके पास कुछ ना कुछ कहने को है ओपनर्स को लेकर, तो निश्चित तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। वो बातचीत का सेशन 35-40 मिनट का ऐसा था कि लगा कि ये पूरी पूरी किताब का एक मसौदा बन सकता है। और देखिए, वहीं से ये आइडिया आया और फिर उसके बाद जो भी चीजें होती हैं, चाहे प्रपोजल लिखने से लेके पब्लिशर तक जाने तक, वो सब कुछ हुआ। आपने क्या क्या जिक्र किया है? मतलब आप उन क्रिकेटर्स की भी बात कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट में शुरुआती दौर के जो लेजेंड्स हैं, विजय मर्चेंट हो गए, विजय हजारे हो गए, वीनू मांकड़ हो गए। फिर आप ऑब्वियसली सुनील गावस्कर की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सहवाग की बात करते हैं, और अब रोहित शर्मा, शिखर धवन की बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा गहन रिसर्च करनी पड़ी होगी, खासतौर से 1975 से पहले के जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो दिग्गज रहे हैं, ओपनर्स। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा शीतल। 1975 चूंकि क्रिकेट में जो बड़ा बदलाव लेकर आता है, वो ये लेकर आता है कि 1975 से वनडे वर्ल्ड कप शुरू होता है। और अब आप 150 साल के इतिहास के ओपनर्स पर लिखने बैठेंगे तो कुछ आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जैसे हम बनाया करते हैं अपने स्टोरीज को लेकर। तो ये तय किया कि चलो 1975 के पहले के जो ओपनर्स रहे हैं उन पर एक चैप्टर लिखेंगे एक साथ, और उसके बाद हर एक डेकेड के हिसाब से चलेंगे। 1970 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, इस तरह से चलेंगे और उस डेकेड के, उस दशक के बड़े ओपनर्स पर बात करेंगे। तो जो क्रिकेट देखी है, जो क्रिकेट कवर की है, जो क्रिकेट सुनी है, या जो जब छोटे थे दूर दूर तक नहीं पता था कि क्रिकेट के प्रोफेशन में चले जाएंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, तब भी जो क्रिकेट एज अ फैन देखी है, वो सब तो लिखना आसान था क्योंकि वो सब आंख के सामने है, कहीं ना कहीं चीजें ताजा हैं। लेकिन अब चार्ल्स बैनरमैन, जो क्रिकेट के इतिहास के पहले ओपनर है, यानी जो पहला मैच है उसमें जो पहले ओपनर है, उनके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा या उनके बारे में तो मैं नहीं जानता था। तो निश्चित तौर पर वो रिसर्च करनी पड़ी और वो रिसर्च की, उसी में ज्यादा वक्त भी लगा। बाकी अपेक्षाकृत उसके मुकाबले आसान था। लेकिन हाँ, 1975 या 1900 के पहले की क्रिकेट के ओपनर्स को निकालना, उनके कंट्रीब्यूशन को समझना और फिर उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन ठीक है, एक किताब है और इस किताब में आप किसी भी किताब में अगर आप उसको दिल से लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि रिसर्च करें, ताकि एक पाठक के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया बने पाठक के लिए। आज मुझे लगता है कि मैं ये बड़े गर्व है इस बात का, या कह लें बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं कि अगर किसी को कहना हो कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट में ओपनर्स पे पढ़ना है तो आप ये किताब पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ रही थी, सचिन तेंदुलकर ने लिखा है,
और वो लिखते हैं कि जैसे कि आपने भी शुरू में बोला कि ओपनर का काम जो है बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मैच की दशा और दिशा ओपनर ही तय करता है। आप किसी और नंबर पर अगर आप खेलते हैं तो आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, लेकिन मैच को क्या रुख देना है वो ओपनर तय करता है, और इसलिए बहुत बड़ा दारोमदार होता है, और ये दिलचस्प भी है, मुश्किल भी है। बहुत बहुत मुश्किल है, यही तो सारा खेल है। आप सोचकर देखिए कि वो एक अननोन टेरिटरी में जाता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता कि पिच किस तरह का बिहेव करने वाली है, उसको नहीं पता कि वो जो हवा चल रही है उससे गेंद कितना स्विंग होगा या कितना सीम होगा। तो वो मुश्किल तो है, वही मुश्किल है। और इसीलिए आप अगर उठाकर इस किताब को जब आप सारे पूरे पन्ने पलटेंगे और पूरा पढ़ेंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि जब हम टीमों की सफलता की बात करते हैं, तो अगर किसी भी टीम के किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आप T20 की बात कर ले, चाहे वनडे की बात कर ले, चाहे टेस्ट मैचेस की बात कर ले, क्योंकि तीनों का जिक्र है इस किताब में। जब आप जी। उस फॉर्मेट में किसी एक पर्टिकुलर टीम के सक्सेस की बात करते हैं, उस टीम की कामयाबी की बात करते हैं, तो आप तुरंत उसको रिलेट कर सकते हैं उस वक्त उस टीम के ओपनर्स क्या कर रहे थे। यानी अगर इसको मैं दूसरी तरह से कहूं तो ये समझिए कि अगर आपकी टीम का ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए जीत की गारंटी है, या वो जीत को और जीत के रास्ते पर आपको लेकर जा रहा है। तो मुश्किल काम है। और सचिन ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि वो कुछ भी हो जाए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, उसको जीरो से ही शुरू करना है। वो जब मैदान जीरो के बीच से। में पहुंच रहा है, तो उसके सामने वो जो एक मैनुअल स्कोर बोर्ड आपने देखा होगा ग्राउंड में लगा रहता है, उस मैनुअल स्कोर बोर्ड पर जो अंक उसको दिखाई दे रहा है वो जीरो ही दिखाई दे रहा है, वो नहीं बदलने वाला। उसको अपनी टीम के लिए बदलना, यही ओपनर का काम है। और इसीलिए शायद वर्ल्ड क्रिकेट में जो बड़े ओपनर्स हैं उनकी ज्यादा धाक रहती है, उनकी ज्यादा साख रहती है। मुश्किल काम है, लेकिन फिर हाँ ये भी है कि वो जब सबने कहा भी, और जब मैं इस किताब के लिए मतलब तकरीबन शीतल 25 बड़े ओपनर्स से हमने बात की और बड़ा सीधा प्रश्न रखा उनसे कि भाई आपके लिए ओपनिंग क्या है, आप ओपनिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर चाहे वो डेविड बून हो ऑस्ट्रेलिया के, चाहे मैथ्यू हेडन हो, जस्टिन लैंगर हो, या आप भारत में आ जाए तो चाहे सुनील गावस्कर से लेके सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, श्रीलंका में सनत जयसूर्या हो गए, न्यूजीलैंड की टीम में आप चले जाएंगे तो वहां पर जॉन राइट से मैंने बात की, पाकिस्तान के प्लेयर्स से बात की, इवन जेफरी बायकॉट से बात की, जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से इस किताब के लिए ब्लेसिंग भी था, क्योंकि सोचिए इस वक्त वो कैंसर के दूसरी बार उनको कैंसर हुआ है, उसके ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस किताब के लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। तो वो जो पेचीदगी है इस रोल में, उस पेचीदगी को समझने के लिए ही बातचीत की गई थी, और निकल कर यही आया, समझ में यही आया कि काम टेढ़ा है, लेकिन मजा आने लगे जब, तो इसमें फिर मतलब इसमें सक्सेस भी बहुत है। और एक दिलचस्प पहलू इसका ये भी कि ओपनर टिककर बैटिंग करे या धुआंधार बैटिंग करे, और इसको लेकर भी फेजेस आए भारतीय क्रिकेट की। अगर हम बात करें गावस्कर के कंपैरिजन में, वीरेंद्र सहवाग आई थिंक इंट्रोड्यूस्ड अ बिग चेंज जब उन्होंने ओपनर के तौर पे खूब धुआंधार पारियां खेलना शुरू किया। इसका भी बहुत दिलचस्प वर्णन आप करते हैं, और गावस्कर को भी मेंशन करते हैं, सहवाग को भी मेंशन करते हैं। बिल्कुल, किताब के कवर पे लिखा है गेंद को छोड़ने और तोड़ने वाले बल्लेबाजों की कहानी, क्योंकि वो एक तरीके से एक थॉट प्रोसेस है टेस्ट क्रिकेट में। या अगर आप आज की तारीख में भी जाएं किसी बच्चे को लेके किसी क्रिकेट एकेडमी में, तो वहां जो कोच होगा वो सबसे पहले यही समझाएगा कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, थोड़ा सा गेंद को पुराना पड़ने दो, थोड़ा सा गेंदबाज को थकने दो, अपने विकेट की एक कीमत लगाओ, अपने विकेट को ऐसे ही नहीं कि गए और एक रैश शॉट खेलकर आउट होकर चले आए। लेकिन फिर वो एक समय आता है, एक ऐसी थ्योरी भी आती है जिसमें गेंद को तोड़कर, जो वीरेंद्र सहवाग कहते भी हैं इस किताब में, जब वीरेंद्र सहवाग का आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहते हैं कि उनको भी यही सब बताया गया था कि गेंद को छोड़ना है, उसकी शाइन को कम करना है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर गेंद को पुराना ही करना है तो छोड़कर क्यों पुराना किया जाए, क्यों ना तोड़कर पुराना किया जाए, यानी क्यों ना मार के पुराना किया जाए। तो वो थ्योरी आती है। और फिर वर्ल्ड कप में तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो चाहे सनत जयसूर्या की बल्लेबाजी याद कर लीजिए, चाहे रोमेश कालू वितरना की बल्लेबाजी याद कर लीजिए, फिर भारत से अगर आप आएंगे तो जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने बल्लेबाजी के अंदाज को बदला, मतलब सोचिए शीतल, एक बल्लेबाज पाकिस्तान में बल्लेबाजी कर रहा है, भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहला बल्लेबाज बन सकता है जो तिहरा शतक लगाए। उससे पहले किसी के नाम भारत में तिहरा शतक नहीं था, लेकिन उसकी डेयरिंग देखिए, उसकी हिम्मत देखिए कि वो छक्का मारता है, उसके लिए वो छक्का मार के अपना 300 रन पूरा करता है। या आप क्रिस गेल को ले लीजिए, या आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, या ये जो आईपीएल बीता अभी पिछले साल का, उस आईपीएल में जो काम ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने किया, मतलब ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज, हम लोग जो कहते थे ना खून के आंसू रोना,
इतनी पिटाई गेंदबाजों की उन्होंने की T20 फॉर्मेट में। तो कुल मिला-जुलाकर बॉटम लाइन यही है कि आपकी टीम किस अप्रोच के साथ जा रही है किसी भी फॉर्मेट में, अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स आपके टीम का जो अप्रोच है, वो अप्रोच आपके ओपनर्स की बल्लेबाजी से दिख जाता है। अगर आपको वहां पर जाकर डिफेंसिव खेलना है, वो ओपनर आपको उसी तरीके से खेलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको जाके बहुत एग्रेसिव तरीके से खेलना है, तो वो फिर आपको उस ओपनर में दिखाई देगा। तो ओपनर एक तरीके से जैसे आप बड़ी सी दुकान में जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां खरीदने के लिए, तो वो कुछ चीजें शोकेस करके रखते हैं कि साहब ये चीजें हमारे पास हैं। तो वैसे ही एक बड़ी टीम के अंदर क्या कुछ है, उसका शोकेस करने के लिए ओपनर है। आपने बात की वीरेंद्र सहवाग की उस क्लासिक पारी की, मुल्तान के सुल्तान किसको याद नहीं है। उससे मुझे मैं कनेक्ट करूंगी, आपने इससे पहले भी क्रिकेट पर किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा एक्सपर्टीज आपका है, क्रिकेट से जुड़े हुए कई किस्से आप बताते हैं, क्रिकेटर्स के साथ में आपकी पर्सनल इक्वेशन है। वीरेंद्र सहवाग की आप बात कर रहे थे, और आपकी किताब में मैं पढ़ रही थी कि वो गाने के बहुत शौकीन है, और गानों के साथ उनके और उनकी क्रिकेट का एक बड़ा ही अच्छा और क्लासिक सा कनेक्शन है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल शीतल, वो एक तो गाते अच्छा है, और दूसरा है, मुझे लगता है ऐसा जितने गाने मैंने उनके सुने कि उनको किशोर कुमार पसंद है, क्योंकि अक्सर जब वो गुनगुनाते हैं तो किशोर ही गुनगुनाते हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। तब हम लोग एक चैनल में एक साथी काम कर रहे थे, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, और वीरेंद्र सहवाग एक तरीके से क्रिकेट करियर शुरू करने के बाद ड्रॉप हुए थे, और ड्रॉप होने के बाद एक गैप के बाद उनकी वापसी हुई थी। लकली जिस दिन उनकी वापसी का अनाउंसमेंट होता है टीम में, उस दिन वो हमारे स्टूडियो आए हुए थे एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए। और जैसे मुझे ही टीम याद का नाम आया तो फिर ये हुआ कि चलो चलो तुरंत इनको न्यूज में बिठाते हैं। तो उनको न्यूज में बिठाया हम लोगों ने, और फिर उनसे है। सारी, और तब तब वीरेंद्र सहवाग इस तरह कितने बड़े स्टार भी नहीं थे, और तब क्रिकेटर्स थोड़े सहज होते थे। अब तो आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं वो इतने सहज नहीं है, वो इतना एक्सेस नहीं देते हैं आपको। ये एक अलग विषय है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। लेकिन मुझे याद है वहां पर भी जब जब वीरेंद्र सहवाग से चलते चलते कहा गया कि कुछ गा के सुनाइए, तो उन्होंने गाना गाया था, और गाना गाया था मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो खैर, ये तो उस स्टूडियो की बात हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे आप गौतम गंभीर के साथ उनकी बल्लेबाजी के तमाम किस्से जो हैं, आप कोई इंटरव्यू उठाकर देखिए, उसमें गौतम गंभीर ही बताएंगे कि हम लोग जब बल्लेबाजी करते थे तो वीरू कई बार गाने गाते रहते थे, और बड़ा सिंपल फॉर्मूला था कि गाना गाते गाते बल्लेबाजी करने से कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है, वो सामने वाले गेंदबाज का जो दबाव है, वो जो फील्डर्स हैं, उनसे आप कट ऑफ हो जाते हैं। आप अपने जोन में रहते हैं, आप बढ़िया बढ़िया गाते गुनगुनाते रहते हैं और रन्स बनाते रहते हैं। आप मुझे जब ये फोकस्ड आदत समझ रहते में आई हैं, तो मैं तो, जी, फोकस में रहता है, मतलब बैट्समैन बिल्कुल आदमी फोकस्ड रहता फोकस है। में रहता है। और मुझे जब ये बात समझ में आई तो मैं तो क्या करता था, नेट्स में जाता था जब कवर करने, तो उनके जब वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता था, ताकि समझ, मुझे सिर्फ देखना नहीं होता था, मुझे सुनना होता था कि वीरेंद्र सहवाग नेट्स में बैटिंग करते समय क्या कर रहे हैं। तो वो कई बार अच्छा। ससुराल गेंदा फूल गा रहे होते थे, कभी वो गा रहे होते अरे थे वाह। जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले। और कई बार मैंने बाद में उनसे इस पर छेड़ा भी उनको कि पाजी ये क्यों गा रहे थे, पाजी वो क्यों गा रहे थे। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, और बड़े फोकस्ड बल्लेबाज हैं। आप योगा करने से लेके सब कुछ मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। दूसरी चीज की, अगर आप उनकी बल्लेबाजी के समय जब वो बैटिंग करने के लिए प्रैक्टिस में नेट्स में होते थे, वो अपने आप से भी बात करते थे। वो हर शॉट के बाद अपने अच्छा। आप से बताते थे कि वो ये 3 रन वाह। हो जाता, या 2 रन हो जाता, या ये चौका चला जाता। तो वो अपने आप में अपने आप को जोन में रखकर हमेशा नेट्स भी करते थे, जिस जोन में वो बल्लेबाजी करते थे। और क्या बल्लेबाजी की है वीरेंद्र सहवाग ने, क्या मतलब बिल्कुल क्रिकेट की बिल्कुल। डिफिनीशन बदली है। और कितने एंटरटेनर रहे हैं, कितने बड़े इस गेम, जब अगर आप बात करेंगे आज की तारीख में कि विश्व क्रिकेट में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिहाज से उन बल्लेबाजों की फेहरिस्त तैयार कीजिए। मुझे लगता है दुनिया के अगर आप 10 बल्लेबाज उठाएंगे, उसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने इस खेल में दर्शकों को जो एंटरटेन करने का काम किया है, वो बहुत ही कमाल का, काबिल तारीफ काम है। अच्छा, गावस्कर की बात करते हैं, क्योंकि गावस्कर का भी जिक्र आप बहुत करते हैं, एज एन ओपनर भी आपने अपनी इस किताब में ओपनर्स में किया है, और इसके अलावा पहले भी आप जो किताबें लिख चुके हैं। उसके बाद की, इनफैक्ट 1981 की बात, मेलबर्न में सुनील गावस्कर जब नाराज हो गए थे और जिद पर अड़ गए थे, और अपने साथी ओपनर से कहा कि फील्ड छोड़ो वापस, वो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल। और मतलब वो तो भला हो कि चेतन चौहान जो उस वक्त उनके साथ जोड़ीदार थे, उन्होंने देख लिया कि सामने से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम से, क्योंकि उधर इशारा हो गया था कि अगर ये लोग बाहर आ गए तो मैच जो है वो विरोधी टीम को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने फिर हाथ पकड़ा, फिर गावस्कर साहब रुके भी। गावस्कर असल में भारतीय क्रिकेट में ना, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी जो पहचान वर्ल्ड वाइड जब आप जाएंगे वहां पर, अगर आप, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सहवाग फेहरिस्त की बात कर रहा था, अगर एक आप लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट में गावस्कर का नाम आएगा। और खासतौर पर जिस तरह के वो बल्लेबाज है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। गावस्कर को जनरली गुस्सा नहीं आता है कि गावस्कर हाथ पकड़ के चेतन चौहान का और बाहर आने लगे कि चलो अब हम खेलेंगे ही नहीं। और ये वो दौर था जब आज की तरह डीआरएस नहीं था कि आपने अगर आपको लगा कि आप आउट नहीं है और अंपायर ने आउट दे दिया है तो आपके पास एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपील कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं भाई प्लीज प्लीज फिर से चेक करिए। वरना एक समय में भारत पाकिस्तान के मैचेस में तो ऐसा होता था अंपायरिंग में कि कहा जाता था कि पाकिस्तान की टीम 11 प्लेयर्स प्लस 2 अंपायर्स यानी 13 प्लेयर्स के साथ खेल रही है। तो इसलिए अंपायरिंग के जो फैसले होते थे कई बार विरोध में जाते थे अपनी टीम के, और गावस्कर उससे झुंझलाकर, जिस किस्से का आप जिक्र कर रहे हैं उससे झुंझलाकर ही मैदान से बाहर निकलने लगे थे। लेकिन वैसे भी अगर आप उस किस्से से अलग भी उठाकर देखें, जिस पहली किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, जो क्रिकेट में मेरी पहली किताब थी, पेंगुइन से क्रिकेट के अनसुने किस्से, उसमें भी इस किस्से का जिक्र है। लेकिन जो ये ओपनर्स में भी उनका जिक्र है। गावस्कर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, मतलब ये सिर्फ विश्व क्रिकेट का नहीं, अगर आप उठाकर देखेंगे पूरे इस खेल पर जो उनका असर रहा है और क्या क्या मतलब उनका पर्सपेक्टिव चीजों को लेकर। शीतल, आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग डर्बन में थे और डर्बन में आईपीएल 2009 में क्या हुआ था कि भारत में चुनाव थे और सरकार ने कहा कि साहब हम आईपीएल के मैचेस को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ललित मोदी होते थे। ललित मोदी ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया पूरा आईपीएल साउथ अफ्रीका में। ये आईपीएल के दूसरे सीजन की बात है। डर्बन में मैच चल रहा था और मुंबई इंडियंस की टीम के लिए सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान मैदान के भीतर एक कुत्ता आ गया। अब जब कुत्ता आ गया तो मैच रुक गया। उस वक्त गावस्कर साहब कमेंट्री नहीं कर रहे थे, उनका सेशन नहीं था, वो बाहर खड़े हुए थे, हम लोग ऐसे ही जनरली गप मार रहे थे। तो अचानक वो कहते हैं कि व्हाट अ क्वालिटी टाइम शिखर धवन इज हैविंग विद मास्टर। तो मुझे लगा कि मैदान में कुत्ता आया हुआ है, मैच रुका हुआ है, इसमें क्वालिटी टाइम क्या हो सकता है, ये कैसे एक अच्छा समय कैसे हो सकता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे सर, कैसे, आप ये क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गावस्कर साहब का ये कहना था कि सचिन तेंदुलकर जितने सीनियर खिलाड़ी हैं उसके हिसाब से, जितना ये उनका एक्सपीरियंस कह रहा है कि जितना मैं समझता हूं कि शिखर धवन की हिम्मत नहीं होती होगी कि वो जाकर ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर से कोई सवाल पूछ सकें, या अगर कोई उनसे गड़बड़ी हो रही है, कोई बैटिंग की कोई चीज वो जानना चाहते हैं तो जाकर उनसे पूछ सकें। बड़े प्लेयर्स के पास जाने से लोग कतराते हैं और शिखर धवन तब बहुत ही जूनियर थे और सचिन तेंदुलकर बीइंग सचिन तेंदुलकर एक बड़े बल्लेबाज थे। तो इस वक्त जब खेल रुका हुआ है, इस वक्त जब दोनों ही खिलाड़ी मैदान के बीच में पिच पर हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे होंगे इस वक्त। ये तो बात नहीं करेंगे कि आपके घर में लोग कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है, आपकी बेटी कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, आपकी माताजी कैसी हैं। इस वक्त ये दोनों सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे होंगे। और इस वक्त शिखर धवन सचिन तेंदुलकर से जो कुछ पूछ सकता है या जो कुछ सीख सकता है वो कई साल में नहीं सीख पाएगा। तो मुझे लगा कि यार ये ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स जो होते हैं या ग्रेट लोग जो होते हैं, जो बड़ी शख्सियतें होती हैं, उनका पर्सपेक्टिव कितना अलग होता है। हमें कुत्ता दिख रहा है, कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग आपस में छेड़खानी कर रहे हैं कि यार देखो अगर हिंदुस्तान में कुत्ता आ गया होता तो आप लोग अभी छेड़ रहे होते कि ये इंडिया में ही होता है, लेकिन देखिए ये तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और गावस्कर को ना तो कुत्ता दिख रहा है, ना कमेंट्री बॉक्स में हंसी मजाक दिख रहा है। गावस्कर को दिख रहा है कि इस वक्त शिखर धवन अपने करियर में वो तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर से, मास्टर ब्लास्टर से, जो शायद वो ऐसे सामान्य समय पर ना पूछ पाते। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और क्रिकेट को लेकर उनकी समझ तो खैर दुनिया उसकी दीवानी है, तो मैं तो दीवाना हुई। और अब तो जिस तरह से वो जब कमेंटेट करते हैं और अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो वाकई उन्होंने अपने आप को हर रोल में बहुत ही बखूबी पेश किया है। लोग उन्हें सुनना देखना पसंद करते हैं हर वक्त। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो उनके साथ अपने अनुभव कुछ शेयर कीजिए, क्योंकि आपने बहुत ट्रैवल किया है टीम इंडिया के साथ, बहुत सारे सीरीज कवर किए। तेंदुलकर, लेजेंडरी तेंदुलकर के साथ के कुछ अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें। शीतल, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत बहुत ही हम्बल इंसान है। मतलब ये कई बार लगता है कि अगर आपको ये सीखना हो कि आप कामयाबी के शिखर पर भी रहकर कैसे
जमीन पर अपने पैरों को टिकाए रखें, कैसे आपके अंदर कोई भी घमंड ना आए, कैसे आपके अंदर किसी तरह की अकड़ ना आए। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ जाकर तेंदुलकर को देखिए, उनको 1-2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जब जितने दिन आप फॉलो कर सकते हैं फॉलो करिए, आपको बहुत बड़ा एक जीवन का लेसन मिलेगा। अब कितने ऐसे मैचेस हैं जब मैंने देखा है कि वो मैच के पहले प्रैक्टिस सेशन के समय प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे, और अब धीरे-धीरे थोड़ी देर पहले जो बात मैं कर रहा था कि अब उस तरह से प्लेयर्स का एक्सेस मिलता नहीं है, मीडिया को भी नहीं मिलता। वरना पहले जब हम लोगों ने आज से 25 साल पहले कवरेज शुरू हुई थी क्रिकेट की, तब शायद ज्यादा एक्सेस था। लेकिन जब एक्सेस रहता था तब का मैं जिक्र कर रहा हूं कि तेंदुलकर आ रहे होते थे, उनके हाथ में बल्ला होता था, उनके हाथ में ग्लव्स होता था, उनके हाथ में उनका हेलमेट होता था, लेकिन कोई चला जाए उनसे ऑटोग्राफ मांगने, मजाल नहीं है, मैंने नहीं देखा कभी कि तेंदुलकर ने उसको निराश किया हो। वो कैसे भी मैनेज करके, चाहे वो अपने हाथों के बीच में बल्ले को टिकाएं, पकड़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो ऑटोग्राफ जरूर देते थे। तो ये अगर आपने उनको क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिया, और अगर आपने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट, तो जिस तरह से उनका कंडक्ट है, वो कंडक्ट अपने आप में बहुत सिखाने वाला है। और उनके साथ के किस्से तो ऐसे हैं शीतल की, मतलब आप उनसे बात करिए ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और खेल तो क्रिकेट तो किसी व्यक्ति की शख्सियत की पहचान हो सकती है, उसकी शख्सियत का, उसके उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो सकता है कि वो क्रिकेटर है। जैसे हम और आप पत्रकार हैं, लेकिन हम और आप एक आम इंसान भी हैं, हमारे अंदर एक इंसान भी है, वो उसकी एक अलग पहचान भी है। हम पत्रकार बाय प्रोफेशन है, तो वैसे ही तेंदुलकर बाय प्रोफेशन क्रिकेटर हैं। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर उनसे मिले, मुझे याद एक बार बात होने लगी कि चूंकि आप जानते हैं बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है मीडिया में, तो एक बार बात होने लगी सचिन से इस विषय पर कि क्रिटिसाइज जब करते हैं हम लोग भारत की हार पर प्लेयर्स को, तो क्या हम बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। तो उन्होंने कहने को तो बहुत ही आसान बात कही, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो दरअसल बहुत बड़ी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे ये बताइए कि क्या आप इस दौरे पर, जब ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, जब भारत ने सीबी सीरीज जीती थी, उसी सीरीज की बात है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आए तो आप यही सोच के तो आए होंगे ना कि आप इस सीरीज में सबसे अच्छी कवरेज करेंगे, अपने साथ के चैनल्स वाले जो आए हैं उनसे बेहतर कवरेज करेंगे। मेरा जवाब था हाँ। फिर उनका, आपने सोचा होगा कि आप बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज करेंगे। मैंने कहा हाँ। आपने ये सोचा होगा कि इस सीरीज में बड़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, बड़ी सारी एक्सक्लूसिव खबरें मिलेंगी। मैंने कहा हाँ। बोले क्या, लेकिन आप सब कुछ कर पाए? अब इस सवाल का जवाब था नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप हमारे आपके करियर में आपने खुद इतने साल रिपोर्टिंग की है, इतने बाहर के इतने सारे असाइनमेंट किए हैं, पॉलिटिकल कवरेज की है। आपने भी देखा होगा कि अगर 10 में से 6 दिन 7 दिन आपने खबर ब्रेक की, तो 3 दिन आपके किसी दूसरे चैनल के साथी ने भी खबर ब्रेक की होगी। अगर 10 खबरों की बात करें तो 10 की 10 खबरें आप ही ने नहीं ब्रेक की होंगी, या 10 के 10 बड़े इंटरव्यूज आपने ही नहीं किए होंगे, दूसरा भी करेगा, दूसरे को भी मौका मिलेगा। अब इसके बाद सचिन वहां से क्रिकेट पर आते हैं, कहते हैं देखिए यही होता है। उदाहरण के बाद कहते हैं यही होता है, हम भी जब मैदान में जाते हैं, हर मैच में ये सोच के जाते हैं कि शतक करेंगे। एक बॉलर हर मैच में ये सोचकर जाता है कि वो 5 विकेट लेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। यही इससे इससे साबित ये होता है, या इससे निकल कर बात ये आती है कि हमारी सोच में या हमारे इंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर बार नहीं होता। अगर हर बार हो सकता होता तो एक किसी क्रिकेटर के 500 शतक होते, 600 शतक होते, जितने मैचेस उसने खेले। तो जीवन का जो एक बड़ा कह लें आप, मंत्र कह लें, उन्होंने दिया कि हम हमेशा जाते यही सोचकर है कि हम अच्छा काम करेंगे, कामयाब होकर लौटेंगे, लेकिन हर बार कामयाबी हमको नहीं मिलती। और जब नहीं मिलती कामयाबी, तब कैसे कंडक्ट करना है, तब कैसे अपने आप को दोबारा संभालना है और तैयार करना है कि नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, अभी अगला मैच भी आएगा। यही शायद एक खिलाड़ी का काम है। और कहा भी जाता है ना कि खेल इकलौती ऐसी चीज है जो हारना सिखाती है, वरना और दुनिया में कोई चीज आपको हारना नहीं सिखाती। खेल जो है हारना सिखाते हैं। सचिन ने उस दिन जो सिखाया वो यही सिखाया कि हमेशा हर मैच, जीवन का हर असाइनमेंट एक नया असाइनमेंट है। सोचकर सब में यही जाना चाहिए कि हार जीत के आएंगे, हारेंगे नहीं, लेकिन अगर हार जाएं तो दोबारा खड़े होना आना चाहिए। सचिन की बात हम कर रहे हैं, और आपकी जो पिछली किताब है क्रिकेट के अनसुने किस्से, जिसकी हम बात अभी हमने बीच में बात भी की, उसमें आपने सचिन को लेकर एक किस्सा लिखा और बताया है कि सचिन तेंदुलकर बहुत ही डिसिप्लिन्ड हार क्रिकेटर है, लेकिन वो मतलब जब कहीं दौरे पर होते हैं तो वो देर रात बाहर नहीं रहते हैं। लेकिन एक बार का किस्सा बताते हैं, जब रात 12 बजे आप भी वो कवरेज कर रहे थे उस सीरीज की, तो आपने उनको 12 बजे होटल की लॉबी में घुसते देखा, जो आप सबको आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो ये किस्सा भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, इस तरह के 2 किस्से हैं। एक किस्सा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो कहीं गए थे बाहर डिनर के लिए,
और दरअसल वो देर इसलिए उनको हो गई क्योंकि उनको गांगुली ने फोन किया और गांगुली ने फोन करके कहा कि यार सरदर्द की दवा ले आना। अब सरदर्द गांगुली को क्यों हो रहा था? गांगुली को सरदर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि मुथैया मुरलीधरन उनको लगातार आउट कर रहे थे और कहीं ना कहीं सौरव गांगुली प्रेशर में थे। पिछली कुछ जो पारियां उन्होंने खेली थी उसमें सबसे ज्यादा बार उनको मुथैया मुरलीधरन ने आउट किया था, तो इसलिए वो परेशान थे और इसलिए उन्होंने फोन किया और फिर तेंदुलकर से कहा। श्रीलंका का किस्सा है ये। और वहां पर तेंदुलकर बेचारे गए और फिर उन्होंने जाकर दवा ढूंढी। तो एक तो ये किस्सा है जब वो देरी से पहुंचते। एक और मुझे याद है, भारत ने श्रीलंका में एक सीरीज जीती, तो जब सीरीज जीत चुके थे तो उसके बाद निश्चित तौर पर अब वो असाइनमेंट खत्म हो चुका था, हम लोग बैठे हुए थे और उस बार भी सचिन काफी लेट लौटे और बड़ा कम ऐसा होता था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, बहुत ही रेयर देखा हमने कि सचिन को आप लेट नाइट कहीं पर घूमते फिरते देखें। इसका जी जिक्र जी आपने जी, अपनी बुक्स में किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर लौटे और फिर उन्होंने थोड़ी देर पूल पूल खेला और बिलियर्ड्स खेला। तो वो अब सचिन देखिए, ये तो बड़ा फैक्ट है शीतल की, डिसिप्लिन अगर आपको समझना होगा तो आपको सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, इस तरह के जो खिलाड़ी थे, इवन वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये लोग लगते रहे होंगे शायद कि नहीं नहीं डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन ये सारे बड़े डिसिप्लिन प्लेयर थे। चाहे आप इनके शेड्यूल को उठाकर देख लें, मैच से पहले जिस तरह की मतलब बेसिक बेसिक चीजें जो हम कहते हैं ना कि एक अच्छी नींद पूरी होनी चाहिए, तो वो उन चीजों का पालन किया और इसीलिए कितने रन्स किए, कितने शतक किए, कितनी जीत दिलाई, वो एक अलग चीज है। इनका करियर स्पैन आप देखिए, कितना लंबा खेले ये, कितना ज्यादा खेले ये। सबसे डिसिप्लिन भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर या कोई और आपकी नजर में? अगर आप सबसे वैसे तो डिसिप्लिन कहेंगे तो फिर शायद मुझे लगता है फिर उसमें अनिल कुंबले भी आएंगे, उसमें फिर वीवीएस अच्छा। लक्ष्मण आएंगे। ये लोग भी बहुत डिसिप्लिन थे, तेंदुलकर तो थे ही थे, लेकिन वो पूरा का पूरा एरा जो था ना, यानी ये जब 4-5 प्लेयर्स एक साथ खेल रहे थे, वो अलग डिसिप्लिन था। इसीलिए जब अनिल कुंबले, मतलब हालांकि वो इस किताब का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जब अनिल कुंबले एज अ कोच भारतीय टीम के साथ जुड़ते हैं तो नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनके लिए क्रिकेट जो है वो दूसरे तरह का एक डिसिप्लिन गेम है, जहां पर आप मैच से पहले की रात सो जाएंगे जल्दी, सब कुछ समय से होगा, एक टीम की तरह से होगा। और आजकल की जो जनरेशन है वो शायद उस तरह से हर चीज को बांध कर या ये कहकर कि नहीं ये ऐसे ही होगा, इस पर शायद वो एतराज करती है। और इसी वजह से देखिए आप, उनका एज अ कोच भारतीय टीम के साथ लंबा अनुभव नहीं रहा और वो जब गए और जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी बीसीसीआई को, उस चिट्ठी में ये झलक भी आया उनका जो दर्द था कि मतलब एक इतना बड़ा खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर्स में से शुमार खिलाड़ी भी, किस तरह से उसको छोड़नी पड़ी वो जिम्मेदारी। तो शायद डिसिप्लिन की परिभाषा भी बदली है वो हर एक डिकेड के बाद। और क्रिकेट ही क्यों, अगर हम और आप अपने आज अगर जब हम लोग किसी 24 साल या 25 साल के जर्नलिस्ट को देखते हैं न्यूज रूम में, किसी भी, मतलब किसी एक न्यूज रूम की बात नहीं कर रहा हूं, अब ऐसा नहीं लगता है कि यार ये मतलब इतना रफ्तार में क्यों है, ये क्यों इतना जल्दी करना चाहता है, इसको क्यों इतनी जल्दी पड़ी हुई है? और हम लोगों ने किस तरह से चीजों को सीखा, चाहे वो वॉइस ओवर, मतलब अगर टीवी की भाषा में बात करें से लेके, स्क्रिप्ट लिखने से लेके, हमारी स्क्रिप्ट कैसे खारिज कर दी जाती थी और हम लोग सोचते थे कि चलो अब इसको और बेहतर करना है। अब शायद आप लोग, आपकी टीम एडिट बेस में रात रात भर बिताते थे, मुझे याद है, बिल्कुल याद है वो शुरुआती दौर। कितना वही मैं कह कितना रहा हूँ कि डिसिप्लिन की परिभाषा भी शायद अब थोड़ी थोड़ी बदली है। और ठीक है, मतलब अनटिल अनलेस जब तक रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं क्रिकेट के हिसाब से बात की जाए, तब तक ठीक है, हर आप दौर उसको थोड़ी की बहुत। अलग एक पहचान होती है, हर दौर की एक अलग बात होती है। अब हम बात सबकी कर रहे हैं तो अब गांगुली का नाम 2-4 बार आपने लिया है, सौरव गांगुली के साथ के कुछ इंसिडेंट्स या आपके पसंदीदा किस्से हमें चाहूंगी आप बताएं। सौरव गांगुली तो शीतल एक तरीके से क्रिकेट करियर की जो शुरुआत ही हुई, मतलब कवरेज करने के लिहाज से पहला जो बड़ा टूर था मेरे लिए वो 2004 का पाकिस्तान दौरा ही था। 14 साल बाद जा रही थी भारतीय टीम और जिस तरह के उस वक्त हालात थे वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर, आपको पता है भारत पाकिस्तान के रिश्ते, क्योंकि आपका तो पॉलिटिकल और जो दोनों देशों के पूरा विदेश मंत्रालय से लेकर विदेश नीति तक सब आपने इतना कवर किया हुआ है। लेकिन हाँ, उस वक्त वहां पर जिस तरह के माहौल में भारतीय टीम गई थी और जिस तरह का प्रेशर था, जिस तरह से सिक्योरिटी थी, उसमें वो सौरव गांगुली ही थे जो पूरी टीम को संभाल पाए और पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अगर आप 2004 के हिस्ट्री को, जब आप क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2004 का साल बहुत इंपॉर्टेंट साल इसलिए है क्योंकि उससे पहले जो सक्सेस थी वो ज्यादा पाकिस्तान के पास होती थी, अगर आप नंबर ऑफ मैचेस की बात कर लें। लेकिन 2004 से वो रेशियो चेंज होता है, वो भारत के पक्ष में आता है। और फिर वो चाहे आखिरी
कराची में जो वनडे मैच था उसमें आखिरी ओवर में आशीष नेहरा को गेंद थमानी हो, चाहे वो फिर अपनी बल्लेबाजी या फिर अपने साथी खिलाड़ियों से परफॉर्म कराना हो, सौरव गांगुली है। मतलब वो अपने साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो एज अ कैप्टन आप बात कर लीजिए, चाहे वो जब अभी रिसेंटली वो बीसीसीआई में पदाधिकारी के तौर पर जुड़े थे, चेयरमैन थे, तब जो बवाल हुआ। लेकिन बड़े प्लेयर हैं और उनकी जो गट्स है ना, वो सौरव गांगुली के अंदर ही थी। वो विदेश दौरे पर जाकर आंखों में आंख डालकर ऑस्ट्रेलिया में खेलना और उनको ये समझाना कि स्लेजिंग करना कोई सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस का ही जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, वो इंडियन प्लेयर्स भी कर सकते हैं। तो स्लेजिंग करने से लेके प्लेयर्स को जाकर उकसाना कि जाओ 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 जाकर ऐसा बोलो, और जाकर मतलब भिड़ ही जाओ, बस जाकर जो होगा देखा जाएगा। तो वो काम उन्होंने किया है। और निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट में जो सक्सेस विदेशी दौरों पर आना शुरू हुई है, उसकी नींव रखने वाले सौरव गांगुली हैं। कैप्टन कूल, तो जब बात हमने डिसिप्लिन की बात की, ओपनिंग में अलग अलग टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो कूलनेस है, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ धोनी ही जाने जाते हैं, सुपर कूल। और आपने उनके साथ भी बहुत सारे कवरेजेस किए हैं। उनका जो रहता है माइंडसेट, वो कैसे इस कदर कूल रह लेते हैं हर हालात में? शीतल, मुझे लगता है अपने अपने थॉट्स को लेके ना बड़ी क्लैरिटी है उनके जहन में। मतलब जो भी सक्सेस एज अ कैप्टन उनको रही, वो डाउट से बहुत दूर रहे। और अगर आप देखें, अगर हम ही और आप अपने जीवन में किसी भी बड़े फैसले से पहले या कुछ भी बड़ा करने से पहले जो डाउट्स आते हैं उनको हटा दें और इतनी क्लैरिटी अपने थॉट्स में लेकर आए कि नहीं हमको ये करना है तो करना है, अब इसका जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। मैंने देखा कि और बहुत छोटी छोटी बातों में, मतलब एक बहुत छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ, कभी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया इस किस्से का। वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम थी और पहुंचे ही थे। वेस्ट इंडीज पहुंचने में समय ज्यादा लगता है क्योंकि आप या तो यूएस के रास्ते से जाते हैं या यूके के रास्ते से जाते हैं। मान के चलिए कि थकान बहुत जबरदस्त हो चुकी होती है। तो भारतीय टीम पहुंची, उसी जहाज से हम लोग भी गए थे और अभी होटल में एंट्री ही कर रहे थे, अभी होटल में एंट्री भी नहीं हुई थी। हालांकि टीम के लिए पहले से स्टाफ होता है जो उनके लिए सारी चीजें जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। बहरहाल हम लोग अभी भारत से वेस्ट इंडीज पहुंचे हैं और पहुंच के अभी होटल के लॉबी में सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं चेक इन की। महेंद्र सिंह धोनी होटल की लॉबी के बाहर आकर एक ऐसी जगह पर जमीन पर ही बैठ गए। मतलब जमीन पर वही बैठे हुए, सामने हम लोग बैठे हुए हैं। मैं देख क्या रहा हूं कि एक व्यक्ति उनको 2 आम ले जाकर देते हैं। आम उनसे पूछते हैं आम खाएंगे, कहते हैं हाँ आम खाएंगे। उनको 2 आम ले जाके देते हैं। अब वो 2 आम लेके और जैसे बिल्कुल हम लोग घर में नहीं, कभी कभी मौज मस्ती में हल्का सा ऊपर से छील के और उसको घुला के मुंह से सीधा सीधा आम खाते हैं। कोई चाकू भी नहीं है, कोई चम्मच भी नहीं है, तो कैसे करना है, तो आपको एकदम देसी स्टाइल में आम खाना है। तो वो देसी स्टाइल में आम खा रहे हैं। इतनी देर में एक कोई फैन जो देख रहा है वो जाके उनसे बात करता है। बात करते करते उनसे कहता है कि आप क्या एक आम मुझे दे सकते हैं? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जनरली आप नहीं मना करेंगे। आपके पास 2 आम है, एक आप खा रहे हैं, एक आपके हाथ में, मतलब मैं नहीं मना करता शायद। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं ना दूं, मतलब मैं भी अगर खा रहा होता और थका हुआ होता और आम की मिठास जो होती है वो स्वाद, मतलब मुंह में पानी आने लगेगा अभी वैसे ही। धोनी ने सेकंड नहीं लिया, 1 सेकंड में कहते हैं नहीं जी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 2 ही हैं और मुझे खाने का मन कर रहा है। हम लोग इतना जोर से हंसे, वहां जितने लोग थे वो इसलिए हंसने लगे कि शायद इंडियन टीम का कैप्टन जो बहुत ही बिल्कुल देसी अंदाज में बैठ के आम खा रहा है, जमीन पे बैठे खा रहा है, शायद अगर कोई थोड़ा सा वो कर्टसी सोचता है या थोड़ा सा अगर वो लगता है कि चलो यार कोई मांग रहा है तो दे देते हैं, तो वो दे देता है। लेकिन धोनी ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं देना। तो वो ये दिखाता है कि उनका जो सोचने समझने का तरीका था वो इतना क्रिस्टल क्लियर था। वो चाहे बड़े से बड़े फैसले ले रहे हो क्रिकेट के मैदान में और या बाहर खड़े। एक बार वनडे श्रीलंका की बात है, श्रीलंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो निकलने लगे। वनडे क्रिकेट के उसको लेकर बातचीत हो रही थी। ये वो दौर था जब ये नैरेटिव सेट हो रहा था कि टेस्ट मैचेस बचे रहेंगे, T20 बचा रहेगा, वनडे खत्म हो जाएगा क्योंकि वनडे की लोकप्रियता कम हो रही है। ये बड़ा सेट नैरेटिव था, आज से 10 साल 12 साल पहले की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसमें उनसे कई तरह से पूछा गया कि वो इस पर कुछ बोल दे ताकि एक हेडलाइन बन जाए। अगर भारतीय टीम के कप्तान वनडे के लिए कुछ बोलते हैं तो हेडलाइन बनेगी। और उस वक्त ये भी हो रहा था कि क्या भारतीय टीम वो मैच हारी थी, तो ये भी हो रहा था कि क्या भारतीय टीम कल प्रैक्टिस करेगी। धोनी ने कहा नहीं करेगी। अब जाहिर सी बात है आप सवाल करेंगे कि हार रही है टीम और प्रैक्टिस नहीं करेगी। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैं जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंट्री रूम था वही दरवाजे पे खड़ा हुआ था। तो बाहर निकल के आके मेरे कंधे पे हाथ रख के और बड़े आराम से चलते चलते आ गया, कहते हैं भाई साहब बताइए
वनडे कभी बंद हो सकता है? जब तक हम लोग जैसे प्लेयर रहे रांची में, हम क्या कोई T20 खेलते थे या टेस्ट मैचेस खेलते थे? हम तो वनडे ही खेलते थे ना। वनडे कभी नहीं खत्म हो रहा है। अब आप सोचिए कि ऑफिशियली उन्होंने ये बात नहीं कही। जब तक उनके सामने माइक ऑन था, उनको पता था कि उनकी इस बात का लोग जो है वो हेडलाइन बनाएंगे, कल को आईसीसी उनसे कहेगा कि भाई आपने क्यों क्रिकेट पर ये बात कही। लेकिन उन्होंने बिल्कुल आराम से कहा, जब वो ऑफ द रिकॉर्ड जो कई बार बात कही जाती है, उन्होंने कह दी वो बात। तो वो समझ में आया कि उनके दिमाग में था, वो आंसर उनके पास था, वो देना नहीं चाहते थे। इस तरह के खिलाड़ी रहे और इसीलिए उनको जो सक्सेस मिली, वो जो सक्सेस का ग्राफ लेकर गए, भारतीय क्रिकेट को जिन बुलंदियों पर लेकर गए, उसके लिए स्पष्ट सोच, एक क्लैरिटी थॉट्स में होनी जरूरी है। और ये उनके सक्सेस का एक तरीके से मंत्र भी था। बिल्कुल। वैसे तो इतने सारे किस्से हैं आपके पास शिवेंद्र कि हम कई एपिसोड्स इस पर कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन चलते चलते वापस अगर हम ओपनर्स पर आए, जो आपकी ताजा क्रिकेट पर किताब है, इसमें अब अगर मौजूदा दौर की बात करें, भारतीय जो ओपनर्स हैं, अगर हम रोहित शर्मा की, आपने उनको भी एक पूरा चैप्टर दिया है, रोहित शर्मा, शिखर धवन की बात आपने की है। तो मौजूदा इस दौर में आपके पसंदीदा ओपनर्स अपनी टीम के अलावा दुनिया भर में और कौन? अब मुझे लगता है मुझे जिस खिलाड़ी को अभी सबसे ज्यादा देखना है भारतीय क्रिकेट में, वो यशस्वी जायसवाल है। जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं, ये ठीक है अभी आप उनको टेस्ट मैचेस में खिला रहे हैं, अभी वनडेज में उनको शामिल किया गया था पिछली सीरीज में, लेकिन अभी जगह नहीं बन पा रही थी। लेकिन वो उम्र के लिहाज से भी, काबिलियत के लिहाज से भी, अपने शॉट्स में बेखौफ होने के लिहाज से भी, यानी एक सफल ओपनर बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण उनके अंदर हैं। और उम्र बहुत कम है, अभी 24 साल के आसपास उनकी उम्र है, लंबा समय है उनका। तो मैं एक एक ओपनर अगर चुनना हो, मतलब चूंकि वैसे तो देखिए आपने कहा बहुत दुनिया भर के, तो अब दुनिया भर के ओपनर्स में तो मेरे लिए रोहित शर्मा भी हैं, जो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने तो अपनी डिक्शनरी से स्वार्थ नाम का शब्द ही हटा दिया है। अब वो कहते हैं कि स्वार्थ नहीं है मेरी बल्लेबाजी में, अब मैं निस्वार्थ हो चुका हूं। जैसे कोई एक साधु होता है ना, उस तरह से हूं मैं, जाऊंगा और सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नजर रखूंगा। तो वो एक अलग अप्रोच है, वो अलग एक, लेकिन वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं, वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं अपने करियर में, अपने करियर के आखिरी समय पर है एक तरीके से। लेकिन हाँ, जो खिलाड़ी यहां से लंबा जाता दिखाई दे रहा है भारत की तरफ से, वो खिलाड़ी मुझे यशस्वी जायसवाल दिखते हैं। और उसकी वजह यही है कि वो सारे गुण उनके अंदर हैं, जो गुण एक खिलाड़ी को सफल ओपनर बनाते हैं। आखिर में शिवेंद्र, एक खेल पत्रकार के तौर पर जिसने क्रिकेट को बहुत कीनली फॉलो किया है, बाकी स्पोर्ट्स भी आपने फॉलो की है, ऐसा क्या है जादू क्रिकेट में जो पूरे हमारे इस उप महाद्वीप को और वो सब क्रिकेटिंग कंट्रीज में और इंडिया, भारत को, जो मतलब हमारे देश में जो क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह माना जाता है, उसको पूजा जाता है। ऐसा क्या है, एक खेल पत्रकार के तौर में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही कि क्रिकेट में ऐसा वो क्या जादुई एलिमेंट है? एक तो कामयाबियों के लिए कामयाबियां हैं क्रिकेट में, मतलब कामयाबियां इस लिहाज से नहीं कि आप अगर क्रिकेटर बन गए तो बहुत सारा पैसा है, इस लिहाज से कि आप अगर 83 में जाएंगे तो आपको कपिल देव वर्ल्ड कप जिताते हुए मिलते हैं। और किसी भी खेल के, मतलब क्रिकेट के इस पहलू पर बात करें उससे पहले इसको समझ लेते हैं। किसी भी खेल के लोकप्रिय होने के लिए आप छोटे छोटे शहर तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उस खेल में आपके पास ब्रांड एम्बेसडर्स हों, यानी मैच जीतने वाले खिलाड़ी हों, ऐसे खिलाड़ी हों जिनकी पहचान हो। उदाहरण के लिए आज अगर भारत के हर शहर में छोटे छोटे जगहों पर बैडमिंटन की एकेडमीज खुली हैं, तो उसके पीछे साइना नेहवाल एक आपको बड़ा स्टार मिलती हैं। पीवी संधू आपको ओलंपिक में मेडल लेकर आती हैं। आप बॉक्सिंग देख लीजिए, बॉक्सिंग जिस तरह से आई प्रचलन में आया और जिस तरह से हिट हुआ, आप रेसलिंग देख लीजिए, आप शूटिंग देख लीजिए, अपेक्षाकृत कठिन खेल है, लेकिन जब आप ओलंपिक्स में जीतते हैं तो आज एनसीआर में कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां ट्रेनिंग दी जाती है शूटिंग की। तो जब भी किसी भी खेल में आपको कामयाबी मिलेगी विश्व स्तर पर, तो आपको उस खेल की लोकप्रियता बढ़ती मिलेगी। क्रिकेट की क्यों ज्यादा बढ़ी? पहला रीजन यही था कि 80s में हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, जब हम किसी दूसरे खेल में उतना अच्छा नहीं कर रहे थे सिवाय हॉकी के। हॉकी में हम अच्छा कर रहे थे, हॉकी में हम 30s से अच्छा कर रहे थे, लेकिन हॉकी के बाद अगर किसी खेल में हमने सबसे अच्छा शुरू किया वर्ल्ड लेवल पर करना, तो वो 80s में हमारा 83 का वर्ल्ड कप जीतना। तो एक रीजन तो वो था। दूसरा मुझे लगता है शायद अपेक्षाकृत आसान है बहुत खेलना, आपके लिए समझना बहुत आसान है। आपको पता है इस खेल को, मतलब बारीकियों में जाएंगे तो शायद बहुत मुश्किल है, जटिल है, लेकिन अगर आप वैसे देखें, हमने तो जो ईंट होती है
जिससे घर की दीवारें बनती हैं, उस ईंट पर ईंट रख के विकेट बना के क्रिकेट खेली है। हमने तो एक देखा है, आज भी पेड़ गली की मोहल्लों में वैसे खेला जाता है। बिल्कुल, पेड़ की डंडियाँ तोड़ के उस डंडियों को ही बैट मान लिया और प्लास्टिक की बॉल से खेला है। स्कूल में जब हम तीसरी चौथी में पढ़ते थे तब तो प्लास्टिक इंटरवल होता था, तो प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे। और तो और मतलब जिस जिस टिफिन को देती थी माँ घर में स्कूल ले जाने के लिए, जब खाना खा लिया तो टिफिन का साइज ऐसा होता था कि वो हाथ में पकड़ में आ जाता था। छोटा सा टिफिन, थर्ड फोर्थ की बात कर रहा हूँ। तो वो टिफिन भी हाथ पकड़ के वो भी एक तरीके से बैट बन जाता था। तो शायद भारत में क्रिकेट जो इस देश में धर्म की तरह पूजा जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बहुत ज्यादा कोई पैसा नहीं लगता इस खेल में। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, अब आपको बैडमिंटन के लिए रैकेट चाहिए, फिर शटलकॉक चाहिए, फिर आपको वो नेट चाहिए, कोई भी और खेल आप उठाएंगे तो अपेक्षाकृत ज्यादा जटिल है। इस बड़ा ग्राउंड चाहिए। यहाँ तो बड़ा ग्राउंड क्या, क्रिकेट तो लोग अपने घरों में खेल लेते हैं। अभी भी आप हम लोग देखते हैं कहीं अगर कमरा थोड़ा सा लंबा है तो वो एक जगह स्टंप बन गया और बॉलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है। तो थोड़ा सा आसान था खेलना, कामयाबी मिलती गई, बड़े बड़े खिलाड़ी मिलते गए, ऐसे नाम मिलते गए जो विश्व क्रिकेट में उनकी बड़ी पहचान होती गई। कामयाबी और आसान अप्रोच इस खेल को लोकप्रियता के उस शिखर पर ले आया है जहां पर आज ये बाकी किसी भी खेल से कहीं 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 ज्यादा आगे है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शिवेंद्र इतना समय हमें देने के लिए। क्रिकेट के बहुत से किस्से हमें आपसे सुनने हैं, आने वाले दिनों में फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये शिवेंद्र की किताब है ओपनर्स, जो उन्होंने, जिस पर हमने भी काफी डिटेल में बात भी की, तो ये आप जरूर पढ़िए, बहुत दिलचस्प किताब है। और इसके अलावा भी बहुत सी किताबें क्रिकेट पर शिवेंद्र लिख चुके हैं, बहुत दिलचस्प है। मैंने पढ़ना शुरू किया है शिवेंद्र, थोड़ा मेरा भी ज्ञान मैं क्रिकेट का बढ़ा रही हूँ, थैंक्स टू योर बुक्स। मुझे तो 25 साल पहले का, जब हम लोग का जर्नलिज्म का करियर शुरू हुआ था और बिल्कुल नए नए हम लोग जर्नलिज्म की एबीसीडी सीख रहे थे, बड़ा सारा जोश होता था, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो सारे दिन याद आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल, आपने बुलाया, आपने बातचीत की और किताब के हवाले से इतनी अच्छी चर्चा हुई। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।